हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपने चैनल विजन बेस्ड अप्रोच। फ्रेंड्स, फिजिक्स में थ्योरी और प्रैक्टिकल का बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर प्रैक्टिकल करना है तो हमारे पास फार्मूले होने चाहिए, न्यूमेरिकल्स करना है तो हमारे पास फार्मूले होने चाहिए। तो फार्मूले से रिलेटेड दो वीडियो लेक्चर ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यह वीडियो लेक्चर थर्ड है और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे और उस टॉपिक्स का नाम होगा करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैलोरीमेट्री और रेडियो एक्टिविटी। और बेसिकली हम लोग फार्मूले की बात करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड फार्मूले का। तो जो पहला फार्मूला है इलेक्ट्रिक करंट निकालने के लिए I इक्वल्स टू Q अपॉन T। यहाँ पे Q आपका टोटल चार्ज फ्लोइंग है थ्रू द कंडक्टर, T आपका टाइम टेकन है। अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता हो और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, मतलब Q बराबर n इंटू ई, तो आप T से डिवाइड कर दीजिए। तो एक फार्मूला आपके पास ये हो गया। I आपका करंट है, Q आपका चार्ज है, चार्ज कूलम में मेजरमेंट होगा, टाइम सेकंड में होगा, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जिसका कोई यूनिट नहीं होगा, E आपका एलिमेंट्री चार्ज है जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। अब मैं सेकेंड जो फॉर्मूला बात कर रहा हूं, ओम्स लॉ की हम बात कर रहे हैं। V इक्वल टू I इंटू R। V आपका पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द एंड ऑफ ए कंडक्टर, I आपका करंट है, R रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब मैं थर्ड फॉर्मूले की बात कर रहा हूं कि अगर हमें मान लीजिए रेजिस्टेंस निकालनी है तो रेजिस्टेंस दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक है आपका लेंथ और दूसरा है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ पे एक और कांस्टेंट चाहिए, रो आपका रेजिस्टिविटी है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। यहाँ से आप रो भी निकाल सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो रो बराबर हो जाएगा R इंटू ए अपॉन एल हो जाएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब हम बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स का। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स की हम बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, तो अगर मान लीजिए हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हैं बहुत सारे रजिस्टर और RS अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का सिंबल अगर है, तो ये जितने भी रजिस्टर्स होंगे उनका रेजिस्टेंस आप प्लस कर दीजिए। इस टाइप से मान लीजिए कि n रजिस्टर्स हैं तो सभी रजिस्टर्स का जो रेजिस्टेंस है उसको आप प्लस कर लीजिए। अगर सभी रजिस्टर्स अगर आइडेंटिकल है, मतलब सभी रजिस्टर की वैल्यू अगर एक बराबर है, इक्वल है, तो उस केस में ये आपका हो जाएगा NR हो जाएगा। जहां पे R क्या है, वैल्यू ऑफ द एच आइडेंटिकल रजिस्टर है। इसी में अगर हम बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन का, तो 1 अपॉन RP बराबर 1 बाई, यहां तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और ये प्लस 1 अपॉन R2 और ये प्लस 1 अपॉन R3, इसी टाइप से ये बढ़ेगा और लास्ट में आपका Rn। यहाँ पे n इंडिविजुअल रजिस्टर्स है, जहां भी आप देख रहे हैं R1 R2 ऐसे ही Rn तक है, तो वहां पे इंडिविजुअल रजिस्टर है, हर एक रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी अलग अलग होगी। जहां पे केवल आप R देख रहे हैं वहां पे हम बात कर रहे हैं आइडेंटिकल रजिस्टर का। तो इसी टाइप से यहाँ भी कुछ केस बन सकता है। मान लीजिए कि मैं इसी में इस टाइप से कर रहा हूँ थर्ड का सी पार्ट में हम क्या करने जा रहे हैं कि मान लीजिए कि हम सभी रजिस्टर को आइडेंटिकल ले रहे हैं, तो उस सिचुएशन में 1 अपॉन RP जो हो जाएगा, देखिए 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R, ये ऐसे ही, और यहाँ आपका हो गया R। और मान लीजिए कि हमारे पास n रजिस्टर्स हैं, एक ही क्वांटिटी को आपको n टाइम्स प्लस करना है, तो ये क्या हो जाएगा, n टाइम्स 1 अपॉन R हो जाएगा। और यहाँ से ये जो वैल्यू है, ये देखिए 1 अपॉन RP की वैल्यू है, तो यहाँ से आप RP निकाल सकते हैं और ये आपका आ जाएगा R बाई N हो जाएगा। देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए RS सीरीज कॉम्बिनेशन में N इंटू R है और यहाँ पे देखिए R बाई N है।
अगर हम दो रजिस्टर की बात करेंगे मान लीजिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो उस केस में 1/RP जो हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। जब इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं RP इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। अगर दो रजिस्टर दिए हुए हैं और वे अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल समझा दूं, पैरेलल ऐसे होता है, सीरीज देखिए ऐसे होता है, ये सीरीज होगा, ये एक रजिस्टर है और ये एक रजिस्टर है। इस टाइप से आपने कनेक्ट कर दिया मान लीजिए किसी सेल के क्रॉस, तो ये आप इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। बैटरी का प्लस है, यहाँ से करंट ऐसे बाहर जाएगा और ऐसे जाएगा, और ये आपका रजिस्टर है मान लीजिए, ये R1 है और ये R2 है। तो ये जो फिगर है सीरीज कॉम्बिनेशन का है। पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ इस टाइप से होगा, ये मान लीजिए एक रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर है, ये दो रजिस्टर है, दोनों का अनदर एंड एक साथ और दोनों का फर्स्ट एंड एक साथ कनेक्टेड है। मान लीजिए कि हमने इसे भी जो है एक सेल से कनेक्ट कर दिया हुआ है, तो ये बात हो गई। बैटरी के प्लस से करंट बाहर जाएगी और नेगेटिव पे एंटर करेगी, और ये आपका जंक्शन पॉइंट है, और ये भी आपका जंक्शन पॉइंट है। जंक्शन पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहां पे करंट डिवाइड होगी या तो फिर वहां पे मिलेंगी। मान लीजिए कि ये आपका रजिस्टर R1 है और ये आपका R2 है, तो इसके थ्रू जो करंट फ्लो करेगी आपका I1 होगा, इसके थ्रू जो फ्लो करेगी आपका I2 होगा, और I1 यहाँ भी I1 ही रहेगा और यहाँ भी I2 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे आने पे मान लीजिए कि बैटरी के प्लस से I करंट निकल रही थी, तो इस पॉइंट पे आने के बाद करंट दो पार्ट में बटेगी, मतलब I जो होगी I1 प्लस I2। यहाँ पे आने के बाद ये दोनों करंट मिल करके I हो जाएगी, दोनों करंट यहाँ पे आके I हो जाएगी। तो ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन की बात हो गई। अब हम बात कर रहे हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हमें मान लीजिए I1 और I2 निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, हम उसकी बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। एक तो रिजल्ट आपको ये याद रखना है कि एट द जंक्शन पॉइंट जो आपका रिजल्ट होगा, मैं यहाँ पे मान लीजिए स्टार लगा दूं, I जो होगा I1 प्लस I2 के बराबर होगा। ये जंक्शन पॉइंट पे, ये जंक्शन पॉइंट है, ये मान लीजिए ये A है और ये B है, तो A और B पे दूसरी जो कंडीशन होगी, ध्यान दीजिएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका वोल्टेज सेम रहेगा और सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम फ्लो करेगी, हर जगह सेम करंट फ्लो करेगी। न्यूमेरिकल से बहुत काम आएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम करंट फ्लो करेगी और हर एक रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, R1 के क्रॉस अलग होगा, R2 के क्रॉस अलग होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, करंट बटेगा। करंट किस हिसाब से बटेगा वो डिपेंड करेगा कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि V बराबर हो जाएगा आपका I1 R1 और इक्वल्स टू I2 R2। ठीक है, यहाँ पे हम एक बात बताना भूल गए। यहाँ पे मैं बताना ये भूल गया, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि कोई भी वायर अगर है तो अगर उस वायर को आप स्ट्रेच करिए, मतलब खींच के बढ़ाइए, या उसी वायर के ऊपर आप होल्ड करिए उसे, मतलब स्ट्रेच करके या तो डबल करिए, ट्रिपल करिए, या एक के ऊपर फोल्ड करके उसको हाफ कर दीजिए, 1/3 कर लीजिए, तो उस सिचुएशन में जो वायर का जो वॉल्यूम होगा वो रिमेन्स अनचेंज रहेगा। ये भी कहीं कहीं काम आएगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लीजिए A' है और लेंथ अगर L' है, आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया, A कर दिया, या मान लीजिए कि शुरुआत में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A था, लेंथ L था, आपने उसे क्या किया, या तो आप स्ट्रेच करिए या तो उसको आप छोटा करिए, शॉर्टेन करिए, तो दोनों सिचुएशन में वॉल्यूम वही रहेगा। ये किसके बराबर है, ये है आपका वॉल्यूम के बराबर है, ये वॉल्यूम के बराबर है जो कि कांस्टेंट रहेगा, अनचेंज रहेगा, वॉल्यूम जो है अनचेंज रहेगा। इस बात को दिमाग में रखना है।
तो ये जो फॉर्मूला हुआ ये करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड फॉर्मूला हुआ, लेकिन इसमें एक बात और छूट रहा है। देखिएगा, देखिए छूट क्या रहा है, मैं बता रहा हूँ। ये थर्ड और ये फोर यहाँ पर छूट रहा है इसमें ये कि अगर मान लीजिए हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज V है, मैं इसको डायग्राम से दिखा दूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेल है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ये है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये है आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है और ये सेल का जो ईएमएफ है एप्सिलॉन है और ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R है। तो इस केस में जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वह I इंटू R के बराबर होगा। I क्या है, इस सर्किट से कितनी करंट फ्लो कर रही है। करंट का डायरेक्शन दिखाते समय जरूर ध्यान दीजिएगा, बैटरी से प्लस से करंट जाएगी और इसमें मान लीजिए आपको स्मॉल v जो कि वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो I यहां भी रहेगा, स्मॉल r रहेगा। देखिए इस केस में भी करंट को फ्लो करने के लिए सिंगल पाथ है, इसलिए सेम करंट हर जगह फ्लो करेगा, हर जगह एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से भी इंटरनल रेजिस्टेंस से भी सेम करंट फ्लो करेगी। अगर मान लीजिए बैटरी का ईएमएफ निकालना है तो ये I इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r, या ये कह लीजिए कि एप्सिलॉन जो हो जाएगा आपका कैपिटल B प्लस स्मॉल b हो जाएगा। कैपिटल B टर्मिनल वोल्टेज है, स्मॉल b वोल्टेज ड्रॉप है। इसमें एक रिजल्ट और इंपॉर्टेंट है कि सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस जो स्मॉल r है वह जो होता है एप्सिलॉन अपॉन b माइनस 1 इंटू r के बराबर होता है। तो ये सभी जो फॉर्मूले जो रिलेटेड थे करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड थे। तो पहले मैं स्पेस बना लूं, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट। अब देखिए हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए हमें अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी है तो हमारे पास क्या फार्मूला होना चाहिए। मान लीजिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो सिंबल है W है, तो ये हो जाएगा Q इंटू E, और Q बराबर अगर आप IT लगा लेंगे तो ये हो जाएगा VIT। ठीक है, V इक्वल टू अगर हम IR इस्तेमाल करेंगे तो ये हो जाएगा I स्क्वायर RT हो जाएगा। ठीक है, ओम्स लॉ पे कोई अप्लाई करना है तो एक रिजल्ट और भी हो जाएगा, V स्क्वायर T अपॉन R हो जाएगा। मान लीजिए कि इलेक्ट्रिकल पावर की बात करनी है तो इलेक्ट्रिकल पावर का सिंबल मान लीजिए P है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड W अपॉन T, तो T से सब में डिवाइड कर देना है, तो ये हो जाएगा QV अपॉन T और ये हो जाएगा VI और ये हो जाएगा आपका I स्क्वायर R हो जाएगा और ये हो जाएगा V स्क्वायर R हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमें कॉमर्शियल यूनिट की बात करनी है, बात को समझिएगा, कॉमर्शियल यूनिट की बात करनी है, कॉमर्शियल यूनिट, तो कॉमर्शियल यूनिट देखिए किलोवाट आवर होता है और वाट आवर होता है। तो देखिएगा किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, ये आपका हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल हो जाएगा। 1 वाट आवर ये आपका हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻³ जूल हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम निकालनी है बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, तो उसके लिए हम लोग करते क्या है, पावर लेते हैं और पावर किस में होना चाहिए, किलोवाट में होना चाहिए। मान लीजिए वाट में दिया है, मान लीजिए टाइम किस में होना चाहिए, आवर में होना चाहिए। तो ये आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि अगर पावर वाट में दिया है तो आप 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए पावर किलोवाट में दिया हुआ है
तो फिर जरूरी नहीं है कि आप 1000 से डिवाइड करिएगा। तीसरा फॉर्मूला है, मान लीजिए V दिया हुआ है, तो V किस में होना चाहिए, वोल्ट में होना चाहिए। मान लीजिए I भी दिया हुआ है, I किस में होना चाहिए, तो एम्पियर में होना चाहिए। और साथ में ये टाइम रहेगा, टाइम किस में रहेगा, आवर में रहेगा, और आप 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आप निकाल सकते हैं। 3 फॉर्मूला है, आप स्थितिवश, कंडीशनल क्वेश्चन को पढ़ते हुए जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसा आप काम करेंगे। अगर आपने ये निकाल लिया कि कोई भी अप्लायंस, या मान लीजिए किसी भी हाउस में जितने भी अप्लायंस लगे हुए हैं कितने इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, और क्वेश्चन में अगर रेट दिया हुआ है, तो आप कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे मैं बता रहा हूँ। कॉस्ट अगर निकालना है आपको, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स किसमें, किलोवाट आवर में होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, इन किलोवाट आवर इनटू रेट से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जितने भी आप फॉर्मूला लगाए हुए हैं सभी में जो आंसर आएगा किलोवाट आवर में आएगा। नंबर ऑफ यूनिट्स यूज से मतलब है आपने कितना यूनिट इस्तेमाल किया है, यूनिट से क्या मतलब है, किलोवाट आवर से मतलब है, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो ये रहा आपका कुछ फॉर्मूले रिलेटेड टू करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब हम लोग जो बात करेंगे कि कैलोरीमेट्री में हम लोग क्या क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले मैं जगह बना ले रहा हूं। कैलोरीमेट्री में क्या क्या फॉर्मूले हम लोग इस्तेमाल करते हैं। या जैसे मान लीजिए कि हमारे पास अगर हमें निकालनी है मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो कंसेप्ट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के समय आती है। तो अगर हमें ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड अगर निकालनी है तो इसके लिए हम लोग लगाते हैं नंबर ऑफ टर्न्स in the coil into change in magnetic flux per coil, per turn divided by time in which the change in magnetic flux changes okay occurs। तो देखिए नंबर टर्न्स इन द कॉइल मतलब कॉइल में टर्न्स की संख्या कितनी है और प्रत्येक टर्न में मैग्नेटिक फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है और टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो हम लोग को निकल जाएगा ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। अब हम बात करेंगे कि मान लीजिए अगर हमारे पास ट्रांसफार्मर और उससे रिलेटेड अगर हमें न्यूमेरिकल्स करनी है तो हमारे पास क्या क्या टूल्स होने चाहिए फॉर्मूले के रूप में। तो हम पहले बात करेंगे टर्न्स रेशियो का बात करेंगे। टर्न्स रेशियो को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो अब इसका सिंबल क्या होगा, स्मॉल n होता है।
कैसे निकालते हैं हम लोग? तो देखिए ट्रांसफार्मर में दो कॉइल होते हैं, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। तो सेकेंडरी कॉइल में कितने टर्न्स हैं अपॉन प्राइमरी कॉइल में कितने टर्न्स हैं, या तो फिर सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस वोल्टेज कितनी है और प्राइमरी कॉइल के क्रॉस वोल्टेज कितनी है, ये दोनों का रेशियो। अच्छा, ट्रांसफार्मर के लिए एक रिजल्ट और भी होती है, और वो है रिजल्ट आपका फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर, फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर, फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर में देखिए होता क्या है, उसमें पावर इनपुट और पावर आउटपुट ये दोनों बराबर होते हैं, और इस कंसेप्ट के बेसिस पे पावर इनपुट मतलब आई पी इंटू वी पी, और ये बराबर होगा आपका आई एस इंटू वी एस। आई पी मतलब करंट इन द प्राइमरी कॉइल, वी एस मतलब वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी कॉइल, आई एस करंट इन द सेकेंडरी कॉइल, और वी एस आपका वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, और यहां से अगर आप चाहेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, यहां से रिजल्ट आपका मिल जाएगा वी एस अपॉन वी पी बराबर आई एस अपॉन आई पी, नहीं आई पी ना, आई पी अपॉन आई एस, आई पी अपॉन आई एस। देखिए मैं वीपी को इधर ला रहा हूं तो आई एस इधर आएगा ना, तो वी एस अपॉन वीपी इक्वल टू आई पी अपॉन आई एस। अगर आप इन दोनों यहां से भी अगर आप ध्यान देंगे, मान लीजिए कि ये फर्स्ट है और ये है आपका सेकेंड, ये सेकेंड है, दोनों को अगर आप कंबाइन कर लेंगे तो देखिए वी एस अपॉन वीपी यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इस तरीके से हमारे पास एक रिजल्ट हो जाएगा एन एस अपॉन एन पी बराबर वी एस अपॉन वीपी बराबर आई पी अपॉन आई एस। ठीक है, ट्रांसफार्मर देखिए दो तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी आपका जो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप क्या करता है, लो वोल्टेज को हाई करता है, स्टेप डाउन क्या करता है, हाई वोल्टेज को लो करता है। जो जिसमें कि मतलब हर एक टाइप के ट्रांसफार्मर में दो कॉइल होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, तो मैं तो फार्मूला ही डिस्कस कर रहा हूं, तो ये फार्मूला है ट्रांसफार्मर के लिए। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स कैलोरीमेट्री में क्या क्या फार्मूला इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सबसे पहले जगह बना लें, कैलोरीमेट्री। देखिए कैलोरीमेट्री में जो पहला जो फॉर्मूला बनेगा, ध्यान दीजिएगा, पहला जो फॉर्मूला बनेगा कुछ इस टाइप से बनेगा। कैलोरीमेट्री में पहला फॉर्मूला होगा Q बराबर mc डेल्टा T। देखिए चाहे हीट लॉस हो चाहे हीट गेंड हो, फॉर्मूला यही लगेगा, mc डेल्टा T लगेगा। अगर हीट गेंड होगा मान लीजिए तो राइज इन टेम्परेचर होगा, हीट लॉस होगा तो डेल्टा T क्या होगा, फॉल इन टेम्परेचर होगा। A मास है, C स्पेसिफिक कैपेसिटी है। अगर मान लीजिए आपको निकालनी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर निकालनी है तो डिफिनीशन के अनुसार Q अपॉन हो जाएगा आपका m अपॉन डेल्टा T। ठीक है, और इससे आप ये हो गया आपका एक फॉर्मूला हो गया। हाँ एक चीज और, बराबर ये हो सकता है हीट कैपेसिटी अपॉन मास हो जाएगा। कैसे होगा भी बताता हूं। मान लीजिए कि आपको हीट कैपेसिटी की बात करनी है, हीट कैपेसिटी कहिए या थर्मल कैपेसिटी कहिए, बात एक ही है, तो हो जाएगा Q अपॉन डेल्टा T हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा आपका m इंटू सी के बराबर। C क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। तो फ्रेंड्स यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ऑब्जेक्टिव बन सकता है या एक नंबर का सवाल बन सकता है, ऐसा यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी। तो देखिए Q है, Q का यूनिट जूल हो जाएगा, और ये आपका टेम्परेचर है,
उसका केल्विन हो जाएगा, द जूल पर केल्विन हो जाएगा। स्पेसिफिक कैपेसिटी का द जूल पर केजी पर केल्विन हो जाएगा। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ बढ़ता हूँ। अगर आप प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर लगाते हैं या बाय द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लगाते हैं तो टोटल हीट लॉस बराबर हीट गेन लगा लीजिए। हीट गेन, कितना हीट लॉस हुआ कितना हीट गेन हुआ दोनों बराबर हो जाएगा। इसी को बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। अच्छा, एक बात और, अगर मान लीजिए हीट गेन की बात करनी है या हीट लॉस की बात करनी है, उस सिचुएशन में जब चेंज इन टेम्परेचर आपको एपीएस नहीं हो रहा है तो वहां पे हम स्टेट चेंज की बात करते हैं। तो स्टेट चेंज के समय जो Q जो होगा m इंटू एल के बराबर होगा। फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखिएगा, ये तब लगाइएगा जब टेम्परेचर चेंज होगा। ये कब लगाइएगा? जब स्टेट चेंज होगा, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। स्टेट चेंज में ये लगाइएगा, मतलब m इंटू एल लगाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे L क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। ये भी दो टाइप का होता है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये तो फॉर्मूले हो गए और हमें लग रहा है कि इस पे आप मैक्सिमम क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन और, एक फॉर्मूला और बच रहा है, वह ये है कि mc डेल्टा t बराबर पावर इंटू टाइम, ये लगा लीजिएगा। ये है आपका इलेक्ट्रिकल मेथड है, इलेक्ट्रिकल मेथड। इसमें कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस दिया हुआ होगा, उसका पावर दिया हुआ होगा। तो आप क्वेश्चन पढ़ के देख लीजिएगा, क्वेश्चन पढ़ के देखिएगा, जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, लकीर का फकीर नहीं होना है। हाँ एक बात और, हम आते हैं रेडियो एक्टिविटी में। तो इसमें देखिए क्या है, बेसिकली जो क्वेश्चंस आएंगे अल्फा बीटा गामा रेडिएशन से रिलेटेड होगा। तो देखिए अल्फा इमिशन के समय क्या होगा, अल्फा इमिशन की हम बात कर रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास, मान लीजिए कि जो पेरेंट एलिमेंट है ये है आपका एसिड, ये पेरेंट न्यूक्लियस है, ये आपका मास नंबर है, जेड आपका एटॉमिक नंबर है। अगर अल्फा इमिशन हो रही है तो उस सिचुएशन में जो मास नंबर होगा वो 4 कम हो जाएगा, मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4 एंड एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2, और ये देखिए नया जो है न्यूक्लियस बन जाएगा। ये पेरेंट न्यूक्लियस है, ये डॉटर न्यूक्लियस है। अल्फा पार्टिकल का सिंबल होता है 4,2 हीलियम। अल्फा पार्टिकल डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम होता है। ये केस है अल्फा इमिशन का। अगर मान लीजिए हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियस P है, मास नंबर A, एटॉमिक नंबर Z। अगर मान लीजिए बीटा इमिशन की बात हो रही है तो उस सिचुएशन में मास नंबर वही रहेगा और एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा, और ये है आपका 0-1 बीटा, ये बीटा पार्टिकल है। तो बच्चों ये हमेशा ध्यान देना है, अल्फा पार्टिकल के केस में मास नंबर 4 कमी होगी, एटॉमिक नंबर 2 घटेगा, और बीटा इमिशन के केस में मास नंबर वही रहेगा, एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा। और अगर हम बात करेंगे गामा इमिशन का, तो मान लीजिए कि ये x है और ये z है, और ये है आपका a, आपका क्या है मास नंबर है, z आपका एटॉमिक नंबर है। तो इसमें देखिए क्या होता है कि x ही रहेगा, a ही रहेगा और ये z ही रहेगा, इसमें गामा निकलेगा। यहाँ पे ये जो कंडीशन है ये है आपका एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है, इसमें एनर्जी का केवल इमिशन होगा। और ये है आपका जो आप देख रहे हैं ये ग्राउंड स्टेट है। तो फ्रेंड्स हमने बहुत ही शॉर्ट टाइम में बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है, और आपके लिए हमने फार्मूला का वीडियो लेक्चर बनाया है जो कि ये आपका लेक्चर 3rd है। तो मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। हमें उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा और ये हेल्प भी करेगा। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक कंसेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो लेक्चर।